नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। हम आज यहाँ पे मौर्य साम्राज्य के बारे में जितना भी जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे और आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। जो यहाँ पे नंद वंश के अंतिम शासक थे धनानंद, उनको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। और मौर्य वंश के बारे में जो जानकारी है वह निम्नलिखित स्रोतों से मिलती है। एक है साहित्यिक स्रोत और एक है यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत। तो हम पहले साहित्यिक स्रोत को देखेंगे। तो देखते हैं साहित्यिक स्रोत में जो है यहाँ पे जो कौटिल्य के द्वारा रचित है जो अर्थशास्त्र, इससे मिलती है मौर्य वंश के बारे में। और यहाँ पे मेगास्थनीज के द्वारा रचित जो इंद्रिका है इसमें मिलती है। और यहाँ पे जो विशाखदत्त के द्वारा रचित है मुद्रा राक्षस, इससे भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और जैन और बौद्ध ग्रंथ के से भी जो स्रोत हैं इससे मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और यहाँ पे जो पुरातात्विक जो स्रोत है इसमें अशोक के अभिलेख से मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है और रुद्रदामन के जो अभिलेख है इससे मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें मौर्य साम्राज्य का विस्तार। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और एक विस्तृत राज्य की स्थापना की थी। उसने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर, पूरब में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तथा पश्चिम में अरब सागर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। आगे यहाँ पे जो है डायग्राम इसमें दिखाया गया है। आगे यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे मौर्य साम्राज्य के शासक। पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक के बाद दशरथ मौर्य, दशरथ मौर्य के बाद संप्रीति, संप्रीति के बाद शालीशुक, और इनके बाद शालीशुक के बाद जो बने देववर्मन बने, उसके बाद सतधनवंत बने और सबसे अंतिम जो मौर्य शासक थे बृहद्रथ थे, बृहद्रथ। आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो पहले हम लोग यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के प्रथम शासक तथा संस्थापक थे। 322 ईसा पूर्व नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करके यह मगध के राजा बने। चाणक्य को चंद्रगुप्त ने अपना प्रधानमंत्री बनाया और चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। और धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। यूनानी लेखों के अनुसार के द्वारा चंद्रगुप्त को दिए गए नाम यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो जो यूनानी लेखक हैं उनके द्वारा जो चंद्रगुप्त मौर्य को जो नाम दिए गए हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे यूनानी लेखक थे प्लूटार्क। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स नाम दिया, वहीं पे जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स नाम दिया। और 1793 में सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम यह बताया कि यह नाम चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। यह जो है जो यहाँ पे प्लूटार्क के द्वारा एंड्रोकोट्स कहा गया और जस्टिन के द्वारा सेंड्रोकोट्स जो नाम दिया गया, तो इसके बारे में 1793 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने बताया कि यह जो नाम है ये दोनों यह चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे देखते हैं। आगे है यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर के मगध पर आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और उसकी पुत्री कार्नेलिया, जिसे हेलेना भी कहते हैं, इसे विवाह कर लिया। जो 305 ईसा पूर्व में जो यहाँ पे जो सिकंदर का यहाँ पे सेनापति था सेलुकस निकेटर, इसने मगध पर आक्रमण कर दिया, किंतु जो मौर्य शासक थे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्हें पराजित कर दिया और उसकी पुत्री कार्नेलिया से विवाह कर लिया। युद्ध की शर्तों के अनुसार सेलुकस निकेटर ने 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेलुकस निकेटर को भेंट किए। सेलुकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और मेगास्थनीज ने की पुस्तक जो है इंडिका में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें कि जैन धर्म भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में
298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। आगे हम लोग इसमें देखेंगे, आगे है इसके बाद जो शासक बने थे बिंदुसार। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना और इसकी माता का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्रघात का जो अर्थ होता है यह होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। और सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपना राजदूत डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सीरिया के शासक जो थे एंटियोकस, इन्होंने अपना राजदूत डाइमेकस को मौर्य वंश के शासक बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठी शराब और यूनानी दार्शनिक की मांग की थी। आगे बढ़ते हैं, आगे है इसमें एंटियोकस ने 2 वस्तुएं मीठी शराब और अंजीर को भिजवा दिया, परंतु यूनानी दार्शनिक की मांग को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जाता। आगे बढ़ते हैं, आगे है इसमें बिंदुसार के बारे में है आगे कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था। वह विद्रोह दबाने में असफल रहा। तब बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक को, जो उस समय अवंती का राज्यपाल था, उसे विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। अशोक ने बड़े ही क्रूरतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया और बिंदुसार की जो मृत्यु के बाद अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा। तो आगे हम यहाँ पे देखेंगे अशोक के बारे में। आगे जो यहाँ पे शासक बना मौर्य वंश का, वह अशोक बना। और अशोक का जो जन्म है यह 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ और अशोक की मां का नाम शुभ्रद्रांगी, इसको याद रखिएगा। और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के पश्चात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग को जीत लिया। पर कलिंग में हुए भीषण जो नरसंहार हुआ उस समय, नरसंहार को देखते हुए अशोक का जो हृदय है वह परिवर्तित हो गया। उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को उपगुप्त ने दी। और बौद्ध धर्म के प्रभाव में अशोक अपने भतीजा निग्रोध की सहायता से यहाँ पे बौद्ध धर्म में यह प्रभावित हुआ। और इसको जो शिक्षा है यह उपगुप्त के द्वारा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे अशोक के बारे में। अशोक का बौद्ध धर्म अब उसका व्यक्तिगत धर्म था। उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया। जो अशोक था यह बौद्ध धर्म का व्यक्तिगत धर्म था, इसका व्यक्तिगत धर्म था। इसे उसने कभी भी राजकीय धर्म घोषित नहीं किया। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गया में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। अशोक ने आजीवक धर्म के लोगों के लिए गया में जो है बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा का निर्माण कराया था। आगे हम लोग देखेंगे, तो आगे है यहाँ पे अशोक के बारे में। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुँचाया। अशोक ने अभिलेखों की भाषा प्राकृत भाषा थी जिसे 4 लिपियों में लिखा गया। पहला लिपि था यहाँ पे ब्राह्मी लिपि। यह अभिलेख भारत में ही मिले हैं ब्राह्मी लिपि के। खरोष्टी लिपि, तो खरोष्टी लिपि में जो अभिलेख लिखे गए हैं यह पाकिस्तान से मिले हैं। अरमाइक लिपि में जो यहाँ पे अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं, इनका जो मिला है यह अफगानिस्तान से मिले हैं। और ग्रीक लिपि जो है यह भी अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा से मिली है। आगे बढ़ते हैं, आगे है यहाँ पे खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। जो खरोष्टी लिपि है यह दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेख को पढ़ने की पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा कि अभिलेख यहाँ पे जो अशोक के अभिलेख को पढ़ने की जो पहली सफलता है 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने हासिल की। और इनकी जो अभिलेख है, इनको जो खोज है यह 1750
1750 में इसकी अभिलेख की जो खोज है यह टी पेंथेलर के द्वारा किया गया था। 1750 में टी पेंथेलर के द्वारा किया गया था, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है यहाँ पे अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी देवताओं का पसंद लिखा है और मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक के मास्की नेदर और उदयगोलन अभिलेखों में अशोक का नाम, स्पष्ट नाम जो है अशोक लिखा हुआ है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो किस किस जो अभिलेख हैं उसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो मध्य प्रदेश का गुजरा अभिलेख है, कर्नाटक का मास्की अभिलेख है, कर्नाटक का नेदर है, कर्नाटक का उदयगोलन है। इसी अभिलेख से अशोक का जो नाम है यह अशोक मिलता है। अगला है यहाँ पे प्रश्न, राजस्थान के भाब्रू अभिलेख में, राजस्थान में जो भाब्रू अभिलेख है उसमें अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे अशोक की धम्म यात्रा के बारे में। तो जो अशोक हैं इनकी जो धम्म यात्रा है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून की संहिता बनाई और उसे ही धर्म कहते हैं, उसे ही धम्म कहते हैं। अशोक ने लोगों की नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून की संहिता बनाई थी उसे ही धम्म कहा जाता है। और अशोक का धर्म स्वनियंत्रण पर आधारित था। अशोक ने कहा है कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण और भिक्षुक का आदर करें, व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहें, व्यक्ति को जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। यह जो है अशोक की धम्म यात्रा है। और यहाँ पे आगे है, यहाँ पे जो इसके जो 4 अभिलेख हैं, प्रथम जो शिलालेख है यह, इसमें अशोक ने अपने अहिंसा पर बल दिया और पशु बलि की निंदा की। दूसरा शिलालेख में इसमें मनुष्य के साथ पशु चिकित्सा की भी चर्चा की। तीसरा शिलालेख में अशोक ने 3 अधिकारी राजयुग, युक्तक और प्रादेशिक का चर्चा किया है जो धर्म प्रचार के लिए थे। चतुर्थ शिलालेख है, इसमें भैरी घोष यानी युद्ध के स्थान पर धम्म घोष की नीति का चर्चा किया है। और 5वां शिलालेख है, इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है यहाँ पे शिलालेख छठा शिलालेख है, इसमें अशोक ने कहा है कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए चाहे जब मुझसे मिल सकता है। आगे है यहाँ पे 7वां शिलालेख, इसको हम लोग देखते हैं। तो 7वां शिलालेख है इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है और यह सबसे बड़ा शिलालेख है। अशोक का जो सबसे बड़ा शिलालेख है यह 7वां शिलालेख है, जिसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों को आपसी समन्वय स्थापित करने की बात कही है। और वहीं 8वां जो शिलालेख है, इसमें अशोक ने धम्म यात्रा की चर्चा की है जो राजाभिषेक के 8वें वर्ष से प्रारंभ होती है और राज्याभिषेक के 10वें वर्ष ये गया गए थे और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष ये लुम्बिनी गए थे धम्म यात्रा पे। और यहाँ पे 9वां जो अभिलेख है, इसमें सच्ची भेंट और शिष्टाचारों का वर्णन किया गया है। और 10वां जो अभिलेख है, इसमें अशोक ने राजा और अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे, इसके बारे में कहा गया है। और 11वां जो अभिलेख है, इसमें धम्म की व्याख्या किया गया है। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या किया गया है। और यहाँ पे 12वें जो शिलालेख है, इसमें क्या किया गया है, 12वें शिलालेख में स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा किया गया है। आगे है यहाँ पे 13वां शिलालेख। तो अगर यहाँ पे 13वां जो अभिलेख है या शिलालेख है, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा किया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। और 14वां जो अभिलेख है, इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया है। जो अशोक का 14वां अभिलेख है, इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया है। आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो प्रमुख अध्यक्ष थे उस समय, प्रमुख अध्यक्ष यहाँ पे शुल्काध्यक्ष के जो होता था, यह क्या होता था, व्यापार से प्राप्त कर या चुंगी एकत्रित करना होता था इसका काम। पौतवाध्यक्ष यह तो था माप तौल के मान को नियंत्रित करने वाला होता था। सूत्राध्यक्ष जो था यह वस्त्रोद्योग का मंत्री था। सुनाध्यक्ष ये जो था बूचरखाने या चम्र उद्योग का अध्यक्ष था। लक्षणाध्यक्ष ये जो था टकसाल का अध्यक्ष होता था। अध्यक्ष ये जो था घोड़ों की देखभाल करने वाला होता था। हस्तियाध्यक्ष ये जो था हाथियों की देखभाल करने वाला होता था। और आकाराध्यक्ष जो था यह खान मंत्री था। और सीताध्यक्ष जो था यह कृषि विभाग था। यहाँ पे जो सीता है वह मौर्य काल में सीता जो कहा गया है यह भूमि को कहा गया है। और जो सीताध्यक्ष है यह कृषि विभाग हुआ करता था मौर्य साम्राज्य के बारे में। आगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे
मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यूनानी इतिहासकारों ने के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना ने 6 लाख पैदल 6 लाख पैदल 30,000 अश्वारोही और 9,000 गज सेना और 8,000 रथ सेना थी। मेगास्थनीज के अनुसार सेना की देखभाल के लिए अलग एक विभाग था। इस विभाग में 30 सदस्य थे। उच्च अधिकारियों को महामात्र कहा जाता था। जो यहाँ पे उच्च अधिकारी होते थे मौर्य काल में, उन्हें महामात्र कहा जाता था। और यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे कौटिल्य के अनुसार जो है यहाँ पे कहा गया है कि कौटिल्य के अनुसार राजा को परिस्थिति के अनुसार 3 प्रकार के युद्ध करने चाहिए। पहला है प्रकाश युद्ध, यह जो है आमने सामने का युद्ध होता है। और दूसरा है कूट युद्ध, यह जो है चालाकी और छलबाजी से युद्ध होता है। और तीसरा है त्रिनी युद्ध, यह जो है अप्रत्यक्ष युद्ध होता है, जो शत्रु राज्य में गृह युद्ध छिड़वा देना, यह जो होता है त्रिशनी युद्ध होता है। यह आप लोग देख लीजिएगा। यह कौटिल्य का जो है यह उनके अनुसार जो यहाँ पे दिया गया है 3 प्रकार का युद्ध जो राजा को किस परिस्थिति में करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे देखेंगे सामाजिक व्यवस्था। तो जो यहाँ पे हम सामाजिक व्यवस्था इसके बारे में देखेंगे तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र के परंपरागत 4 वर्णों का उल्लेख किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मेगास्थनीज ने चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया, किंतु उसने आर्थिक आधार पर भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। इसमें जो 7 वर्ग हैं इनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो मेगास्थनीज के अनुसार यहाँ पे बांटे गए हैं। पहला है दार्शनिक, इसके अंतर्गत पुजारी, भिक्षुक तथा विद्वान आदि आते हैं। दूसरा है कृषक, कृषक में मेगास्थनीज ने 7 वर्णों में कृषकों की संख्या सर्वाधिक बताया है। पशुपालक, तीसरा है पशुपालक, ये पशुपालन का कार्य करते हैं। व्यापारी, शिल्प, ये जो है अधिकांश नगरों में निवास करते थे। और अगला है यहाँ पे सैनिक, जहाँ पे सैनिक है यह समाज में किसानों के बाद सैनिक सर्वाधिक संख्या में थे। और निरीक्षक, ये जो थे समाज में व्यवस्था का निरीक्षण करते थे। और 7वां है मंत्री, समाज में इसके अंतर्गत शासक वर्ग आता था। ये भी आप लोग देख लीजिएगा। यह जो है 7 मेगास्थनीज के अनुसार जो है भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे देखेंगे मौर्यकालीन वस्तु के बारे में। मौर्यकालीन वास्तुकला के बारे में हम लोग देखेंगे तो मौर्य काल में लकड़ी के भवन हुआ करते थे जो वर्तमान पटना से मिले हैं। और मौर्य काल में पत्थर के कुशल कारीगर होते थे। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया जो सबसे बड़ा स्तूप है। अशोक ने यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया जो 4 पत्थर के शेरों को एक ही जगह रखा गया है जो अहिंसा का सूचक है। यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है यह अशोक स्तंभ है जो उत्तर प्रदेश के सारनाथ से है। और यह 4 पत्थर हैं जिसमें 4 शेरों को एक जगह रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे हम देखेंगे जो इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पूछे गए हैं इसको हम लोग देखते हैं। चाणक्य का अन्य नाम था तो इनका अन्य नाम था विष्णुगुप्त। अगला है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था तो इन्होंने इसे तक्षशिला भेजा था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है निम्नलिखित में वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी है। यह जो है मौर्य सम्राट अशोक हैं जो यहाँ पे उत्तराखंड PCS 2011 में पूछा गया प्रश्न है। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था तो ये इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया। यह जो थे चंद्रगुप्त, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य थे। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है निम्नांकित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था तो कौन मौर्य वंश के शासक नहीं है तो ये जो अजातशत्रु है यह मौर्य वंश के शासक नहीं है, ये हर्यक वंश के शासक हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया तो इन्होंने 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था तो जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था यह लकड़ी का बना हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। जो सांची का स्तूप है यह किसने बनवाया था तो जो MP PCS 2015 में पूछा गया प्रश्न है यह जो है अशोक के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था तो जो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो था यह जेम्स प्रिंसेप थे जिन्होंने 1837 में इसे पढ़ा था।
इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो यह जो है अशोक के 13वें शिलालेख में है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, जो कि यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है। एक तरफ है चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह, इनका नाम था सेंडोकोट्स। बिंदुसार का नाम क्या था? तो इन्हें अमित्रघात कहा जाता था, अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था और चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त था। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो मौर्य काल में जो सीता है यह राजकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था सीता। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे मौर्य काल के बारे में जितना भी, मौर्य साम्राज्य के बारे में जितना भी जानकारी है उसको इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।